हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो एक नया मोटिवेशन आया है सीएसआईआर नेट जून 2026 के लिए स्टूडेंट्स के लिए। और वो नया मोटिवेशन ये है कि जो आपका एग्जाम है सीएसआईआर नेट और डीबीटी जेआरएफ जो है वो दोनों के दोनों एग्जाम मर्ज कर दिए गए हैं। और एग्जाम एग्जाम मर्ज नहीं हुए हैं, साथ में सिलेबस को भी मर्ज कर दिया गया है। अब ये जो दोनों चीजें मर्ज हुई है ये अभी जून 2026 से लागू नहीं होंगी। ये अगली साइकिल दिसंबर 2026 से लागू होने वाली चीजें हैं, सिलेबस भी। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि दोनों एग्जाम्स मर्ज कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे सवाल बच्चों के आ रहे हैं कि सीट कम होंगी या ज्यादा होंगी, रिड्यूस्ड होंगी या फिर इंक्रीज होंगी या उतनी रहेंगी। दूसरा, कंपटीशन स्टूडेंट्स में बढ़ेगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा, कंपटीशन इन द सेंस ऑफ एग्जाम का लेवल जो है वो हाई रहेगा कि कम रहेगा। सिलेबस पे क्या फर्क पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, बहुत टाइम पहले से आप जब लाइफ साइंस का सिलेबस चेक कर रहे थे, आप ये मान के चलो कुछ मंथ से आपको एक रिवाइज सिलेबस दिख रहा था सीएसआईआर नेट का। और वहीं से स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि उनको इस बार जून 2026 या फिर दिसंबर 2025 वाले एग्जाम में वो टॉपिक्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो उस टाइम तो बता दिया गया था कि अभी ये चीजें जो है प्रपोजल है, अब ये चीजें प्रपोज की गई है, ये चीजें अभी आने वाली हैं, वो जो है फाइनलाइज नहीं हुई है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है और वो नोटिफिकेशन बता रहा है कि दोनों जो चीजें हैं वो मर्ज कर दी गई है। ठीक है, यहाँ ये आपको एक नोटिफिकेशन मिला है और ये नोटिफिकेशन जो है 13 जनवरी का ये नोटिफिकेशन है 2026 का। और इसमें बात बताई गई है कि जो आपका सीएसआईआर का एग्जाम है, जॉइंट सीएसआईआर और डीबीटी जेआरएफ जो एग्जाम है, वो दोनों एग्जाम्स को मर्ज कर दिया गया है। मतलब अब अलग अलग सीएसआईआर नेट का एग्जाम और अलग से डीबीटी का एग्जाम नहीं होगा, एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा दोनों चीजों के लिए। अब ये जो प्रपोजल रखा गया था कि भाई हम लोग ऐसा करने वाले हैं, सीएसआईआर को मर्ज कर देंगे, किसके साथ, डीबीटी के साथ मर्ज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट भी आ रहे थे। स्टूडेंट्स को डाउट क्या क्या आ रहे थे या स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी या जो स्टूडेंट्स के मन में जो सवाल आ रहे थे, सबसे पहले रिडक्शन इन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। स्टूडेंट्स को लगा कि क्या पता सीट का नंबर कम हो जाए। और दूसरा, इंक्रीज एकेडमिक कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स, कि लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए अब बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शंस ऐड कर दिए जाएंगे, तो हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़े, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्टी कॉज करेंगे, ऐसा उनका मानना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सजेशंस दिए कि हाँ ये सारी चीजें होंगी। इंक्रीज कंपटीशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स ने बोला कि चलो भाई उन्होंने कंसर्न रेज किया दैट लार्जर कैंडिडेट्स पुल इंक्लूडिंग लाइफ साइंस स्टूडेंट्स कुड इंटेंसिफाई इंक्रीज द लेवल ऑफ कंपटीशन। बायोटेक के स्टूडेंट ने बोला कि भाई हम तो कम है, हमारा नंबर तो थोड़ा है, और लाइफ साइंस के बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा है, वास्ट सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी आता है, बायोकेमिस्ट्री आता है, ठीक है, जूलॉजी आता है, बोटनी आता है, ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें आ रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा तो कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा नंबर कम है और और जो लाइफ साइंस के बच्चे हैं उनका नंबर ज्यादा है। अब यहां से क्लियरिफिकेशन मिला है। ठीक है, यहां से हमें क्या मिला है, क्लियरिफिकेशन मिला है। और क्लियरिफिकेशन क्या है, देखो यहां पे कुछ जानकारियां मेंशन की गई है और वो जानकारियां क्या है, आओ उसके बारे में बात कर देते हैं। सबसे पहले तो बोला गया कि सीट के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नो इंपैक्ट ऑन द नंबर ऑफ सीट्स। सबसे पहली बात तो यह है कि सीट के नंबर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। सीएसआईआर जितने जेआरएफ देता था उतने जेआरएफ देता रहेगा, डीबीटी जितने जेआरएफ देता था उतने ही जेआरएफ डीबीटी देता रहेगा। तो अल्टीमेटली सीट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, सीट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम अभी तक ये भी कयास नहीं लगा सकते कि सीट बढ़ेंगी या घटेंगी। यहां पे डायरेक्टली बोला गया है नो इंपैक्ट ऑन द नंबर ऑफ सीट्स। इट इज हेयर it is hereby clarified that there shall be no impact on total number of fellowships। तो फेलोशिप्स के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CSIR एंड DBT विल कंटिन्यू टू provide the fellowship as per present process and only the selection will be through
कॉमन एग्जाम। दो बातें यहाँ पे बात कर दी गई है। एक तो स्ट्रिक्टली ये कॉमन एग्जाम के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन होगा, डीबीटी में भी हो या चाहे सीएसआईआर में भी हो, कॉमन एग्जाम रहेगा। और दूसरी बात, जितना सीएसआईआर फेलोशिप प्रोवाइड कर रहा था उतना सीएसआईआर करता रहेगा, जितना डीबीटी पहले प्रोवाइड कर रहा था उतना डीबीटी प्रोवाइड करता रहेगा। तो नंबर ऑफ सीट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर डिजाइन। तो जिन स्टूडेंट्स को लग रहा था, लाइफ साइंस के स्टूडेंट को, कि भाई हमें तो डर लगता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते ही हमें डर लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जूलॉजी वाले बोल रहे हैं कि भाई जूलॉजी का पोर्शन जो है वो कम हो जाएगा, बोटनी का कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन डाल दिया गया है। तो ऐसा क्या सच में ऐसा होने वाला है? लाइफ साइंस के स्टूडेंट और जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स है जो डीबीटी देते थे, उनमें क्या कोई फर्क आएगा? तो यहां पे कहा गया है कि देयर विल बी ए बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर, बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर डिजाइन यहां पे किया जाएगा। The merged examination will feature adequate optional questions covering both traditional life science and biotechnology domains. तो यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस में फ्लक्चुएशंस किया जाएगा। The merged examination will feature adequate optional questions, मतलब यहां से मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है कि आपको अब 75 की बजाय थोड़ा सा क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक मतलब एक आइडिया है कि लगभग मैं कंसिडर कर रहा हूं ऐसा हो सकता है। कवरिंग बोथ ट्रेडिशनल लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी डोमेन। तो यहां पे क्या होगा, मर्ज्ड एग्जामिनेशन विल फीचर एडिक्वेट ऑप्शनल क्वेश्चन, आपको सफिशिएंट एडिशनल क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं, जिसको लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स एंड बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स दोनों जो है वो दोनों के लिए मैनेज हो जाएंगे चीजें। ठीक है, कंपनसेट हो जाएंगे यहाँ पे चीजें। द एग्जामिनेशन पैटर्न विल इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट्स। तो यहां पे ये इंश्योर किया जा रहा है कि भाई इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी वालों को और लाइफ साइंस वालों को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और द कैंडिडेट ऑफ diverse academic background to attempt adequate number of questions from their respective areas of expertise। तो आप अपने अपने क्वेश्चंस, जो अपने अपने एरिया के क्वेश्चंस जो है वो चूज करके जो है वो कर सकते हो। तो मुझे जहां तक लगता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं, आपको एडिक्वेट क्वेश्चंस मिलेंगे या ऑप्शनल और क्वेश्चंस ऐड कर दिए जा सकते हैं। ये अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली और क्वेश्चंस जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। फेयर एंड इंक्लूसिव इवैल्यूएशन, ताकि जो बच्चे हैं, लाइफ साइंस के बच्चे हैं या फिर डीबीटी के बच्चे हों, उनका फेयर और इंक्लूसिव इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन बिल्कुल फेयर हो। ठीक है, उनमें कॉन्सेप्चुअल, द क्वेश्चन पेपर एंड द इवैल्यूएशन प्रोसेस विल बी डिजाइन टू एक्सेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हम लोग थ्योरी पढ़ते रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करते। एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो, ताकि स्टूडेंट्स में एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो, रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप हो इन द फंडामेंटल border concepts rather than narrow and specialized subject knowledge। ठीक है, additionally this new pattern will ensure inclusive assessment framework for all candidates, reducing redundancy in the examination process। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। गवर्नमेंट अल्टीमेटली चाहती है कि हम लोगों को दो दो एग्जाम कंडक्ट ना करवाने पड़े, एक एग्जाम के बेसिस पे ही हम लोग दोनों चीजों को मैनेज कर दें। ऑब्वियस सी बात ये है। और दूसरा, ताकि स्टूडेंट्स में एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप हो, रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ये सारी चीजों के लिए। गॉट इट? तो यहां पे हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये तो था हमारे पास नोटिफिकेशन, और इसके पीछे पर्पज क्या था, सीट में क्या फर्क, नंबर ऑफ सीट्स में क्या फर्क पड़ेगा और ये क्यों किया जा रहा है, वो यहाँ पे मेंशन जो है वो कर दिया गया है। अब अगर आप सिलेबस में देखो तो सिलेबस में क्या चेंज आने वाला है और क्या चेंज आ चुका है अभी। ये सिलेबस जो है दिसंबर 2026 वाली साइकिल से लागू हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट दिसंबर 2026 का एग्जाम देंगे उनके लिए एक बिल्कुल नया पैटर्न होने वाला है। और ये जो चीज है ये जून 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन है, क्योंकि एक वो बिल्कुल नया एग्जाम फेस करें, इससे बेटर है कि वो जून 2026 वाला एग्जामिनेशन ही
क्वालिफाई कर लें तो वो ज्यादा बेटर चीज रहेगी। अगर हम लोग प्रीवियस सिलेबस देखें, मान के चलो ये पुराने वाला सिलेबस है जो आपको देखने को मिलता था, ठीक है, इस पुराने वाले सिलेबस में आपके पास मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन कॉमन चीज है। ये वाली चीज जो हमारे पास कॉमन चीज है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कॉमन, फंडामेंटल प्रोसेस कॉमन, सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग कॉमन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। यहां पे क्या किया गया है, ये डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन को मिलाकर के एक यूनिट बना दी गई है। डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन को मिलाकर के एक यूनिट बना दी गई है, ठीक है। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में बिहेवियर्स जो है वो यहां पर पहुंचा दिए, डाइवर्सिटी इवोल्यूशन के साथ ऐड कर दी गई है। और अगर आप बात करो अप्लाइड बायोलॉजी में, है ना, अगर आप बात करते हो अप्लाइड बायोलॉजी में, तो आपके पास अप्लाइड बायोलॉजी में एक सेलेक्टिव पोर्शन था जो आपको कवर करना था थोड़ा बहुत। मेथड्स इन बायोलॉजी ये कॉमन रहेगा, मेथड्स इन बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी। पहले छोटा सा पोर्शन था, पहले ये छोटा सा पोर्शन था अप्लाइड बायोलॉजी। अभी हम लोग देखते हैं कि ये पोर्शन के साथ क्या किया गया है। एक बार इस सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं कि यहां पे क्या क्या चीजें थी। ये जो चीजें आ रही हैं, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, ये कॉमन चीज है, ये दोनों में कॉमन है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कॉमन है, सारी की सारी चीजें कॉमन है अभी तक, ठीक है। फंडामेंटल प्रोसेस कॉमन है, यहां से घटा कुछ है नहीं, यहां से माइनस कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अरेंज कर दिया गया हो, लेकिन माइनस यहां से कुछ नहीं हुआ है। ये हमारे पास पुराना सिलेबस था, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, सारी की सारी चीजें यहां पे अवेलेबल थी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, ये भी सारा पार्ट यहां पे अवेलेबल था। उसके बाद डाइवर्सिटी एक अलग से चैप्टर था, यहां पे डाइवर्सिटी एक अलग से चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 था डाइवर्सिटी। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 था इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। उसके बाद अप्लाइड इकोलॉजी था, ये तो चलो उसी में पार्ट हो गया। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, ये एक चैप्टर था पहले, अब इवोल्यूशन के साथ मर्ज कर दिया गया है डाइवर्सिटी। अप्लाइड बायोलॉजी वाला पोर्शन देखो थोड़ा सा, ये देखने की चीज है। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, application of immunological principles, vaccine diagnosis, tissue and cell culture method for plants and animal, transgenic animal and plant, molecular approach to diagnosis and strain identification, genomics and its application in health, agriculture including gene therapy। देखो यहाँ पे हेल्थ और एग्रीकल्चर, आप ये मान के चलो ये जो था ये ब्रीफ में था थोड़ा सा। बायो रिसोर्सेज एंड यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ब्रीडिंग इन प्लांट्स एनिमल, बायो रिमेडिएशन एंड फाइटो रेमेडिएशन, इसको उठा के डाल दिया गया है दूसरी जगह पे। ये था हमारे पास पुराने वाला सिलेबस। अब नए वाले सिलेबस में देखो क्या क्या चेंज हुआ है। ये हमारे पास है प्रपोज सिलेबस। नंबर ऑफ चैप्टर्स आप देखोगे कि पहले नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी, आओ जरा नंबर ऑफ यूनिट देख लें। पहले नंबर ऑफ यूनिट्स जो थी वो 13 यूनिट्स थी, है ना, आपको ये 13 यूनिट दिख रही है टोटल। तो देर आर 13 यूनिट्स इनिशियली। अब जो सिलेबस आपका रिवाइज हुआ है उसमें आप देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, गॉट इट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सेम, फंडामेंटल प्रोसेस सेम, सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग सेम, डेवलपमेंटल बायोलॉजी सेम, सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट एनिमल सेम, इनहेरिटेंस बायोलॉजी सेम। इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी को ऐड करके एक यूनिट बना दिया गया है। इकोलॉजी और बिहेवियर, वहां से बिहेवियर हटा के यहां पे रख दिया गया है। बायो इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्लीट नई यूनिट यहां पर ऐड कर दी गई है। बायो इंफॉर्मेटिक्स, एक तो ये यूनिट ऐड कर दी गई है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ये नई ऐड कर दी गई है। आप मान के चलो ये मेथड्स इन बायोलॉजी, अब वो मेथड्स इन बायोलॉजी नहीं बचा जो पहले हुआ करता था। एडवांस इन, आप ये मान के चलो कि 11, 12, 13, 14 ये आपके लिए बिल्कुल नए चैप्टर्स बने हैं। 11, 12, 13, 14, उससे पहले इवोल्यूशन के साथ जो ऐड कर दिया गया था वो क्या था हमारे पास, डाइवर्सिटी। बाकी तो ये फंडामेंटल प्रोसेस सेम चल रहे हैं, सारी चीजें सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। इम्यूनोलॉजी यहां पर थी, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन यहां पे था, कैंसर भी यहां पे थी, वापस से आओ। डेवलपमेंटल बायो सेम है, फिजियोलॉजी सेम है, प्लांट एंड एनिमल दोनों सेम है, तो यहां तक की चीजें जो है वो सेम है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी ये भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है।
मैं मेजर डिफरेंसेस बता रहा हूं। डाइवर्सिटी यहां पर ऐड कर दी गई है, ठीक है, डाइवर्सिटी यहां पर ऐड कर दी गई। माइक्रोबियल लाइफ पूरा कंप्लीट, बैक्टीरिया, आर्किया, डाइवर्सिटी ऑफ इकोलॉजिकल रोल, वायरसेस, स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, इम्पैक्ट ऑन लाइफ, इकोनॉमिकली एंड पैथोलॉजिकली इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स। एल्गी कंप्लीट, एल्गी, प्रोटोजोआ, स्लाइम माउल्ड्स, वाटर माउल्ड्स, इकोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटिस्ट, ठीक है, ये ऐड हो गया है। फंजाई, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल। अब जरा यहां से देखो प्लांट किंगडम में क्या क्या ऐड किया गया। इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लैंड प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, प्लांट मोर्फोलॉजी, अनाटमी एंड रिप्रोडक्शन। मॉर्फोलॉजी, अनाटमी एंड रिप्रोडक्शन। एनिमल लाइफ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। ये केवल दो वर्ड नहीं है, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट लिखा है, ये केवल दो वर्ड नहीं है, पूरे का पूरा एनिमल किंगडम, पूरे का पूरा प्लांट किंगडम। ये तो पहले भी था, क्योंकि डाइवर्सिटी में तो लगभग सारी चीजें आई गई ना, ये तो पहले भी हुआ करता था। अब आओ जरा मेन मुद्दे पे। इकोलॉजी हो गया, उसमें बिहेवियर शामिल कर दिया गया। जॉन एल्कोक की पूरी किताब यहां पे शामिल कर दी गई है, और यहां क्लियरली मेंशन कर दिया गया है ए एक्ट एंड पॉलिसीज, एक्ट एंड पॉलिसीज। तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का पार्ट है ना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आओ जरा यहां पे बायो इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जैसे एमएससी जूलॉजी होता है, जैसे एमएससी बायोकेमिस्ट्री होता है, जैसे एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी होता है, वैसे ही एमएससी इन बायो इंफॉर्मेटिक्स एक कोर्स है, फुल फ्लैश 2 साल का कोर्स है, एमएससी इन बायो इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो यहां पे इसका पूरा सिलेबस है, यहां पे पूरा सिलेबस जो है वो ऐड कर दिया गया है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, यहां पे जब आप कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पढ़ोगे, ब्लास्ट फास्टा ये सब, ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में बात आएंगी। जीन एनोटेशन, मोलिकुलर मॉडलिंग एंड डायनेमिक्स, ड्रग डिजाइन, ठीक है, प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर, सिस्टम्स बायोलॉजी, यहां पे आप लोगों को डिजाइन करना पड़ेगा फाइलोजेनेटिक ट्री वगैरह और ये सब। डेटाबेस, पूरा डेटाबेस का एक पूरा बड़ा सा चैप्टर बनता है डेटाबेस के बारे में। सीक्वेंस डेटाबेस, जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस, 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस, पैटर्न सीक्वेंस डेटाबेस। तो ये पूरे का पूरा आपको एक सब्जेक्ट ऐड हो गया है। अगला बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी वालों का पार्ट है। इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, ओके, सुन लो भाई, जिस चीज को छोड़ करके तुम लोग बायोलॉजी पकड़े थे वो ऐड हो गई है। ये अब मान के चलो बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का पोर्शन है। यहां पर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। थर्मोडायनेमिक्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो फिजिक्स में, यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में थर्मोडायनेमिक्स। ये सिलेबस का पार्ट होगा डेफिनेटली, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस का ये डेफिनेटली पार्ट होगा, इसलिए ये ऐड किया गया है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंजाइम्स एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इन बायोटेक्नोलॉजी। अब ये मान के चलो जैसे हम लोग हमारा जूलॉजी का सिलेबस है, मान के चलो एमएससी जूलॉजी का, बोटनी का, बायोकेमिस्ट्री का, उसी तरह से ये बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस होगा। बायो प्रोसेस प्लांट डिजाइन, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी। उसके बाद आओ एडवांसेज इन बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस इन बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये तो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो थोड़ा बहुत, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट आरडीटी आप पढ़ते हो। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, ओके। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के बाद एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एनिमल ब्रीडिंग, कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, जेनेटिक हेल्थ मॉनिटरिंग, ये सारे के सारे टॉपिक्स एड ऑन कर दिए गए हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके अलावा मेरीन बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ये डेफिनेटली सिलेबस का पार्ट होगा, ठीक है।
मेथड्स इन बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स, बायोफिजिकल मेथड्स, ये तो तुम लोग पढ़ते हो, जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स, रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, ये तो कॉमन है जो तुम लोग पढ़ते हो, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये एड ऑन की गई है। आईपीआर, बायोसेफ्टी एंड बायो एथिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ आईपी, पेटेंट डेटाबेस, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है जो ऐड की गई है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग चीज है। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, पेटेंट्स और इन सबसे रिलेटेड ये टर्म है। आईपीआर, बायोसेफ्टी एंड बायो एथिक्स। एक चीज मैं आपको यहां से दिखा दे रहा हूं, मेथड्स इन बायोलॉजी, ये तो लगभग लगभग सेम सा है, और ये है हमारे पास एडवांस इन बायोलॉजी। और वहां पर क्या था, वहां पर था आपके पास अप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है, यहां पर आपके पास अप्लाइड बायोलॉजी था, वहां एडवांस इन बायोलॉजी है, यहाँ अप्लाइड बायोलॉजी है। और अप्लाइड बायोलॉजी का एक बार सिलेबस मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ कि अप्लाइड बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और वहां पे क्या क्या एड ऑन हो गया है। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल, वैक्सीन डायग्नोसिस, टिश्यू कल्चर, सेल कल्चर। देखो चीजें तो सेम लिखी हुई है लेकिन वहां पे उनको थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है। जीनोमिक्स एप्लीकेशन इन हेल्थ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग जीन थेरेपी, बायो रिसोर्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ब्रीडिंग इन प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग मार्कर, बायोरिमेडिएशन, फाइटोरिमेडिएशन, बायोसेंसर। तो वहां पर थोड़ा सा चीजों को वास्ट किया गया है, चीजों को ब्रॉड किया गया है। यहाँ पे सिलेक्टेड चीजें थी और ये सारा आपको अब दे रहा है क्या, टेंशन। तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया जाएगा डेफिनेटली। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी तैयार कर रहे हैं चीजों को, जो स्टूडेंट अभी तैयार कर रहे हैं चीजों को जून 2026 के लिए, जून 2026 के लिए, उनके लिए अभी एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि अभी अगर आप एग्जाम निकाल लेते हो तो आपको एक नया एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ये डेफिनेटली एक डिफरेंट एग्जामिनेशन होने वाला है। मुझे लगता है कि एग्जाम का पैटर्न भी बदल जाएगा, क्योंकि डीबीटी में तो जो है, डीबीटी में क्या होता है, डीबीटी में आपको सेक्शन ए मिलता है, सेक्शन बी मिलता है। सेक्शन ए कंपलसरी होता है, उसमें मैथमेटिकल पोर्शन भी होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है डीबीटी के पार्ट बी में। वहां 150 में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं, यहां आपको 75 में से 25 क्वेश्चन करने होते हैं। यहां 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, डीबीटी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और अगर बोला गया है कि क्वेश्चंस जो है आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल दिया जाए। एग्जामिनेशन का पैटर्न डेफिनेटली बदला जाएगा, क्योंकि अब डीबीटी को ऐड किया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग बाकी चीजें भी ऐड ऑन की जाएंगी। लेकिन हो सकता है कि आपके ओवरऑल चीजों पे ज्यादा खास फर्क ना पड़े, ये भी हो सकता है। तो यहां क्योंकि मेंशन किया गया है कि आपकी चीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी चीजों पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस क्वेश्चन पेपर रहेगा जैसे हम लोगों ने पहले बताया। और इट विल फीचर एडिक्वेट ऑप्शनल क्वेश्चंस। बॉटनी वाले को बॉटनी के शायद एडिशनल क्वेश्चन मिले, जूलॉजी वाले को शायद जूलॉजी के एडिशनल क्वेश्चंस मिले, ताकि वो उनमें से सेलेक्ट कर सके। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी एडिशनल क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे। तो अभी हमें करना क्या है, तो जो स्टूडेंट जून 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चुपचाप आराम से अच्छे से बैठ के प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि हो सकता है अब आपका कंपटीशन और बढ़ जाए, क्योंकि स्टूडेंट में एक ये भी आएगा कि हम लोग अगला एग्जाम देंगे तो वो हमारे लिए और टफर एंड की तरफ जाएगा। और मान के चलो उन्होंने पढ़ भी लिया तो हो सकता है कि उनको लगे कि पैटर्न चेंज होगा। तो अगर आप जून 2026 की तैयारी कर रहे हो तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। और जो दिसंबर 2026 को टारगेट करने वाले हैं जो स्टूडेंट, अब क्या होगा, अब हम लोगों को और यूनिट्स ऐड ऑन हो जाएंगी, और यूनिट्स ऐड ऑन हो जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी के। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा, और हमारा जो पार्ट है हमें उस पे फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है कि पहले आप 7-8 यूनिट पढ़ के अपना CSIR नेट निकाल लेते थे,
और ये भी हो सकता है इस बार आपको अपनी यूनिट्स का नंबर बढ़ाना पड़ जाए, ये भी हो सकता है। तो जो स्टूडेंट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, जैसा आप लोगों के लिए एग्जाम रहेगा वैसा ही बाकी सब लोगों के लिए एग्जाम रहेगा। वो सभी बच्चों के लिए बिल्कुल नया एग्जाम रहेगा। हो सकता है वहां पे कट ऑफ में कुछ चेंजेस आए, चेंजेस देखने को मिले, ये भी हो सकता है। पैटर्न तो डेफिनेटली बदलेगा ही बदलेगा। पैटर्न बदलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल सकते हैं, उसी का ही मतलब है पैटर्न बदल सकता है। तो मुझे जहां तक लगता है, मेरा एनालिसिस ये है कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके थोड़े से, एक तो डाइवर्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे और दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ सकता है, तीसरा पैटर्न भी चेंज हो सकता है एग्जामिनेशन का, कि आपको सीएसआईआर में आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी मिलता है, और डीबीटी में आपको मिलता है केवल पार्ट ए और पार्ट बी, ओनली दो पार्ट। डीबीटी में आपको मिलता है, डीबीटी में जो है आपको दो कैटेगरी मिलती है, सीएसआईआर में आपको तीन कैटेगरी मिलती है, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट बोलो, और तीसरा पीएचडी। तो कैटेगरी जो है वो अभी भी तीनों की तीनों, तीन कैटेगरी अभी भी मिलती रहेंगे, नंबर ऑफ सीट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ इस बात का पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को अब थोड़ा सा एक डर जैसा लगेगा, उनको लगेगा कि हमें अब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जो स्टूडेंट दिसंबर का प्लान कर रहे हैं, आपका जो सिलेबस है वो बाकी का तो सिलेबस वैसे का वैसा रहेगा जो ऊपर वाला पार्ट था, और ये जो लास्ट में कुछ चीजें ऐड हुई हैं ये आपके लिए नहीं ऐड हुई है। तो आप ये भी मान सकते हो कि ये डीबीटी वाले बच्चों के लिए ऐड हुई है, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं। पढ़ना है, जो यूनिट्स तैयार करनी है, जो पहले आप तैयार करते थे 8-9 यूनिट, वो आपको अभी भी तैयार करनी पड़ेंगी। आपको ये हो सकता है कि पहले आपको जो क्वेश्चंस मिलते थे वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन मिलते थे, अब हो सकता है कि अगर आप डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो तो वहां पे भी कोई टेक्निक्स का यूज कर दिया जाए, या फिर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, अब आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें एनालिटिकल एबिलिटी भी डेवलप करवानी है, एंड रिसर्च एप्टीट्यूड भी डेवलप करवाना है। इसलिए आपको क्वेश्चंस का टाइप बदला हुआ देखने को मिल सकता है, एग्जाम का पैटर्न बदला हुआ देखने को मिल सकता है, तो मिलेगा डेफिनेटली। तो आपको उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। बस अपनी चीजों को बहुत अब और ज्यादा अच्छे से हमें तैयार करना पड़ेगा, और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखेंगे। आप पहले भी तैयारी करते थे, अभी भी तैयारी करते हैं, सिलेबस पहली बार चेंज नहीं हुआ है, इससे पहले भी सिलेबस चेंज हुआ है। तो उनको जो चीजें फेस करनी पड़ी थी, ज्यादा तो कुछ नहीं होगा भाई। पहली बार तो एग्जाम सभी देते हैं, तो अगर आप सीएसआईआर नेट भी पहली बार दे रहे थे तो वो आपके लिए फर्स्ट टाइम एग्जाम था, और ये चेंज होने के बाद भी आप एग्जाम दोगे तो आप बोलोगे ये अपना फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस तैयारी अच्छी रखनी है, परेशान नहीं होना है। ये आप मान सकते हो डीबीटी वाले बच्चों के लिए चीजें जो है वो ऐड की गई है। बाकी और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है या जो भी आपका डाउट अभी डेवलप हो रहा है, तो दिसंबर से ये चीजें लागू हो जाएंगी। जून वालों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जून से, अभी जून 2026 से ये चीजें लागू नहीं है, दिसंबर साइकिल से पहली बार ये चीजें शुरू की जाएंगी। तो जो दिसंबर वाला एग्जाम देंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो जून 2027 का एग्जाम देंगे, उनके लिए एक नया पैटर्न मिलेगा। उनको लगेगा कि हाँ, पिछले वाला क्वेश्चन पेपर ऐसा आया था, अगली बार जो है वो उसी अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो प्रिपरेशन का पता आपको कब चलेगा? जब एक साइकिल एग्जामिनेशन की हो जाएगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है। बाकी जितना हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एनालिटिकल चीजें और रिसर्च बेस्ड चीजें, एनालिटिकल पार्ट और रिसर्च बेस्ड पार्ट हमें और पढ़ना पड़ेगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले बच्चे भी अब एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि उनका भी पार्ट ऐड कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें थी, और होपफुली आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी डेफिनेटली। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। परेशानी की कोई बात है नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सब चीजें पहली बार होती है, तो ये भी पहली बार हुआ है। ठीक है, तो फेस करेंगे इसको भी, और देखेंगे फिर क्या रहता है। ठीक है।
होप फॉर द बेटर, सब बढ़िया हो। ये जो चीजें हमने बोली हैं कि ऑप्शनल क्वेश्चन ऐड हो, ज्यादा क्वेश्चन आपको मिले तो, ताकि आप चीजों को सिलेक्ट कर पाओ, तो ज्यादा क्वेश्चन मिलने के चांसेस भी रहेंगे, एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा। इसी के साथ शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और बढ़िया से आप तैयारी करते रहो, जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स जून 2026 की, वो तैयारी करते रहो। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।